खंडहर पियरे गोरियो बालजाक ओनोर द फ्रांसीसी लेखक बाल्ताक का जन्म 28 मई 1736 को फ्रांस में टूर्स नामक स्थान पर हुआ। प्रारंभिक जीवन दरिद्रता में अत्यंत कष्ट से व्यतीत हुआ। 1826 में आपकी रचनाओं के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और तब से आपकी परिस्थिति कुछ सुधरी। आप बहुत अधिक लिखते थे, शराब भी बहुत पीते थे और बहुत अधिक परिश्रम की क्षमता रखते थे। आपके ऊपर बहुत अधिक कर्जा हो गया था और इसलिए आपको इतना अधिक लिखना पड़ा कि आपने 166 उपन्यास लिखे। आपने कई प्रकार के व्यापार किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि आपके ऊपर कर्ज चढ़ते चले गए। पोलैंड की काउंटेस एवलिन इंस्का से आपका प्रेम संबंध बहुत दिन तक चलता रहा। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले ही आप उससे विवाह कर पाए। आपका देहांत 18 अगस्त 1850 को पेरिस में हुआ। आपने इतना अधिक लिखा है कि विद्वानों के मतानुसार इतना कार्य साधारणतया 5 प्रतिभाशील व्यक्ति मिलकर अपने भरपूर श्रम से कर पाते। पियरे गोरियो 1834 नामक उपन्यास में बहुत अच्छा मनोविश्लेषण हुआ है। आपका यह उपन्यास अत्यंत प्रसिद्ध है। मादाम वेकूर ने 40 वर्ष तक न्यू मेंट जेनेविव में एक मध्यम वर्गीय बोर्डिंग हाउस चलाया। पेरिस में फेबर्ग सेंट मार्शल और लेटिन क्वार्टर के बीच में पने वाली यह जगह बड़ी इज्जतदार मानी जाती थी, क्योंकि नैतिकता के क्षेत्र में उस पर आज तक किसी प्रकार का लाछन नहीं लगाया जा सका था। गत 30 वर्षों से उस मकान में कोई युवती दिखाई नहीं दी थी। लेकिन 1816 में, जिस समय की यह कथा है, एक दरिद्र जवान लड़की वहां रहा करती थी। मादाम वेकूर के भवन का नीचे का भाग बहुत बड़ा नहीं था। उसमें एक बैठक थी जिसमें पुरानेपन की गंध आया करती थी। उसकी बगल में खाने का विशाल कमरा था और निस्संदेह वह इतना अच्छा नहीं था। इस कमरे ने 7 बजे प्रातःकाल प्रतिदिन मादाम वेकूर आ बैठती थी। उनके टोप के नीचे से उनके निकले बालून के गुच्छों के रूप में लटके रहते थे। उनका हाथ छोटा और मोटा था और उनका वक्षस्थल बहुत अधिक प्रशस्त था। वह चलने में हिलता था। घर में 7 व्यक्ति ठहरे हुए थे। निचली मंजिल पर मादाम वेकूर रहती थी और मादाम कोतूर भी उनके निकट ही रहती थी। वह एक सेना के पे मास्टर की विधवा थी। उसके पास एक लड़की थी जिसका नाम था विक्टोरीन टेलेफा। लड़की के वस्त्र बहुत सादे होते हुए भी उसका स्वास्थ्य उनके अंदर से दिप नहीं पाता था। वह प्रसन्न रहती थी और अवश्य ही यदि प्रेम ने उसकी आंखों में एक दीप्ति भर दी होती तो वह अपनी परिस्थिति में कहीं सुंदर भी दिखाई देने लगती। लड़की के पिता को संदेह था। वह अपने को उसका पिता नहीं मानता था और इसलिए उसने 600 फेक सालाना के तौर पर उसके लिए बाग दिए थे। और उसके पास जो करोड़ों की दौलत थी उसका वारिस उसने अपने बेटे को बना दिया था। मादाम कोतूर उसकी एक दूर की रिश्तेदार थी और उन्होंने ही विक्टोरीन को अपनी लड़की की तरह पाला था। दूसरी मंजिल पर एक वृद्ध सज्जन रहते थे जिनका नाम पोरेट था। वे पेंशन पाने वाले एक सरकारी आदमी थे। उम्र लगभग 40 वर्ष थी। काली विग पहनते थे, अपने गलमुच्छों को खिजाब लगाते थे और अपने आप को मासियो वोतरीन नाम का रिटायर्ड सौदागर बताया करते थे। तीसरी मंजिल पर अधिक कमरे नहीं थे। 4 कमरों में 4 अलग अलग व्यक्ति रहते थे। एक कमरे में बूई मैमोजिल मिचोनू थी। दूसरे में अपने व्यापार छोड़े हुए वृद्ध गोरियो रहा करता था। तीसरा व्यक्ति एक डॉक्टरी पने वाला व्यक्ति था जिसे वियाकिन कहते थे और एक कानून का विद्यार्थी था, यूजीन रास्तिकनाक। यूजीन रास्तिकनाक दक्षिण के एक दरिद्र हो गए बैरन का पुत्र था। उसके बाल काले थे, आंखें नीली थी और उसके व्यवहार व आकृति में उसकी अभिजात शिक्षा का प्रभाव झलकता था। बोतरीन यद्यपि सदैव हंसमुख बना रहता, लेकिन कभी कभी उसके चेहरे पर ऐसा एक फौलादीपन आ जाता कि उसको देखकर डर लगने लगता। वह असल में क्या करता था इसे शायद ही कोई समझ पाता था। इस घर में जैसा कि ससार में भी होता है, हरेक के मजाक का एक केंद्र था और वह था गोरियो। 6 साल पहले उसने व्यापार से छुट्टी ले ली थी और यहाँ रहने आ गया था। उस समय वह बहुत सुंदर कपड़े पहने हुआ था और उसकी सोने की घड़ी चमक रही थी। उसके सामानों में उस वक्त अनेक कीमती चीजें थी और यह उनको बड़ी हिफाजत से रखता था। चांदी की एक डिश थी और वह कहा करता था, शादी की पहली बरसी पर मेरी पत्नी ने यह मुझे दी थी। मैं भूखा भले ही मर जाऊंगा, पर यह चांदी की प्लेट किसी को नहीं दगा।
लेकिन अभी मेरी हालत ऐसी खराब नहीं है और मेरे पास खाने को बहुत कुछ है। साल भर बीत गया। गोरियो पहले की तुलना में अब खर्च कम करने लगा। 2 साल बाद वह निचली मंजिल पर उतर गया और उसने तापने के लिए चिमनी जलाना छोड़ दिया। हालांकि उसे राज्य की ओर से 8,000 फ्रैंक से अधिक ही मिलते थे। उसके पास 2 जवान औरतें बड़े अच्छे फैशनेबल कपड़े पहने कुछ दुबकती हुई सी आया करती थी। बोर्डिंग हाउस में रहने वाले यही समझते थे कि बूढ़ा गोरियो रगीला और बदचलन था। जब एक बार गोरियो को ये बात बताई गई तो उसे बहुत अधिक क्रोध आया और उसने घोषणा की कि वे दोनों उसकी लड़कियां थीं। लेकिन ये उसने किसी को नहीं बताया कि वे दोनों लड़कियां उससे पैसा स्तने आया करती थी और बूढ़े को दिन पर दिन गरीब करती जा रही थी। सालों बीत गए। अब उसने और गरीब मंजिल में अपना पड़ाव डाल दिया। गोरियो के खर्च और कम हो गए। वह दुबला हो गया, कमजोरी आ गई और चौथे साल बाद 70 से ऊपर का नजर आने लगा। शक्ल से बुद्धर, कापता हुआ, कपड़े ढीले ढाले, गंदे। उसके सोने और जवाहरात के सामान सब गायब हो गए। यूजीन द रास्तिकनाक पेरिस के अभिजात समाज में प्रवेश करने का इच्छुक था। उसने अपनी चाची की एक रिश्तेदार विकोंटेस वल्यूसाग से परिचय प्राप्त कर लिया और उसे एक बॉल नृत्य में निमंत्रित किया गया। विकोंटेस को उसका प्रेमी छोड़ गया था, इसलिए उसे द रास्तिकनाक में बड़ी दिलचस्पी हो गई और उसने उसे समाज में प्रवेश कराने में बड़ी दिलचस्पी ली। यूजीन को डचेज द लेगियाम मिली और उसने बूढ़े गोरियो की कहानी सुनाई। गोरियो आटे का व्यापारी था। उन दिनों क्रांति चल रही थी और 10 गुनी कीमत पर सामान बेचकर वह खूब पैसा इकट्ठा किया करता था। अपनी बेटियों के लिए वह जान देता था। उसने हर बेटी को 8 लाख फ्रैंक दहेज में दिए। बड़ी बेटी का नाम अनास्टेसी था जिसका विवाह उसने काउंट द रेस्टो से कराया। छोटी का नाम डल्फिन था जिसका कि एक जर्मन धनी व्यापारी बैरन द तुसिनगेन से उसने विवाह करवा दिया। उसके बाद बूढ़े ने यह अनुभव किया कि दोनों बेटियां अपने बाप से शर्मिंदा होती थी, क्योंकि वह इतने अभिजात कुल का व्यक्ति नहीं था। इसलिए उसने उस निवास स्थान को छोड़ दिया और अलग रहने लगा। ये त्याग करते हुए उसे तनिक भी खेद नहीं हुआ। डचेज ने यह नहीं बताया कि अनास्टेसी का एक प्रेमी और भी था और इसलिए उसने बूढ़े गोरियो से, जो कुछ उसके पास बाकी था वो लगभग 2 लाख फ्रैंक भी निकलवा लिया था ताकि अपने प्रेमी पर जुए में हो गए कर्ज को चुका सके। बॉल नृत्य में लौटते समय यूजीन ने देखा कि गोरियो अपनी चांदी की प्लेट को ठोक ठोक कर एक पिंड के रूप में बना रहा था। उसने सूप खाने की चांदी की कटोरी को भी तोड़ दिया। अगले दिन वे दोनों बिक गई। अनास्टेसी ने अपने कुछ और खर्च पूरे कर लिए। जब यूजीन को यह मालूम पड़ा तो उसके मुख से निकला कि बूढ़ा गोरियो सचमुच महान है। दूसरी ओर डल्फिन का जर्मन पति उच्च समाज में अपना स्थान नहीं पा रहा था। वह चाहती थी कि वह किसी प्रकार वहां प्रवेश पा सके। उसका भी अपना एक प्रेमी था जिसके जरिए वह अपने पति को आगे बढ़ाना चाहती थी। उस प्रेमी को रुपया देने के लिए वह खुद जुआ खेलने लगी थी और जुए के अड्डों में जाने लगी थी, क्योंकि उसके पिता के पास उसको देने के लिए अब और रुपया नहीं था। इस बीच में यूजीन के परिवार ने समाज में उसके स्थान को ऊंचा करने के लिए उसको 12,000 फ्रैंक देना प्रारंभ किया। एक दिन बोतरीन ने उसे विक्टोरीन के साथ जाते देखा और बाग में अकेले में ले जाकर कहा, तुम चाहो तो विक्टोरीन तुम्हें पत्नी के रूप में मिल सकती है और तुम्हें 10 लाख फ्रैंक भी दहेज में मिल सकते हैं, बशर्ते कि यूजीन वो लाख फ्रैंक दे दे। मेरा एक मित्र है जो सेना में कर्नल है, उसको जरूरत है। विक्टोरीन का भाई फेडरिक है, वह जायदाद का उत्तराधिकारी है। उससे झगड़ा करके द्वंद्व युद्ध में उसे मार डालने से यह काम हो सकता है। यूजीन ने विक्षुब्ध होकर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कुछ दिन बाद ये बात फैली कि पुलिस को बोतरीन पर संदेह था। पुलिस का ख्याल ये था कि बोतरीन ट्रोम्पे लेमोते नामक प्रेमी था जिसे भयानक माना जाता था। वह किसी तरह से जेल में से भाग निकला था। उसको चालाकी से नशे की दवा पिलाई गई और वह खुल गया। उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उधर यह सूचना आई कि द्वंद्व युद्ध में फेडरिक की हत्या हो गई थी और अब अपने पिता की लाखों की संपत्ति पर विक्टोरीन का एकमात्र अधिकार हो गया था। उससे विवाह करने की बजाय रास्तिकनाक ने अब डल्फिन से प्रणय संबंध स्थापित किया। बूढ़ा गोरियो उन्हें मदद करता रहा,
ताकि 10,000 फैक खर्च करके उनके लिए रहने के स्थान का प्रबंध कर सके। उसकी एकमात्र लालसा ये थी कि वह अपनी बेटी को रोज देख सके। यूजीन की पहली प्रणय पात्री विकोंतेस ने अपने प्रेमी के विवाह के उपलक्ष्य में एक बॉल नृत्य का आयोजन किया। उस समय अनास्तेसी ने निमंत्रण पाकर अपने पिता से धन मांगा ताकि रेस्तोव परिवार के जवाहरातों को छुड़ा सके जो कि उसने गिरवी रख दिए थे। गोरियो अपनी रोगशैया से उठा। उसने अपने आखिरी बर्तन भाड़े भी बेच दिए और जो साधारण धन उसे मिला था वह भी कर्ज चुकाने में लगा दिया। डेल्फिन की भी रास्तिकनाक के द्वारा एक निमंत्रण पत्र मिल गया। उधर नृत्य हो रहा था, इधर अपने ठंडे बिस्तर में बूढ़ा आदमी गोरियो बीमार पड़ा था। एक व्यक्ति को बॉल नृत्य में भेजा गया। उसने जाकर लड़कियों को सूचना दी कि उनका पिता मरने से पहले अपनी बेटियों को स्नेह से चूमना चाहता था। बूढ़ी ने यूजीन में कहा कि अब वो मरकर ऐसी जगह चला जाएगा जहां से वह फिर उन्हें नहीं देख पाएगा। खबर देने वाला आदमी लौट आया और उसने बताया कि लड़कियों ने आने से इनकार कर दिया था। डेल्फिन उस वक्त बहुत ज्यादा थक गई थी और उसे नौद लगी हुई थी अथवा आने में असमर्थ थी और अनास्तेसी उस समय अपने पति से झगड़ने में व्यस्त थी। बूढ़े गोरियो की हालत खराब हो चली। वह कुछ बरने ही लगा और कभी वह अपनी लड़कियों को दोष देता और कभी उन्हें क्षमा करता। वह बड़बड़ाता, मेरी लड़कियां बहुत बुरी है, मेरी जान की मुसीबत है, मैंने ही तो उन्हें बिगाड़ा है। ठीक है, मुझे जो सजा मिली है वो बिल्कुल ठीक है। आ रही है क्या वे? अब मैं कुत्ते की तरह मरूंगा। वे दोनों बड़ी दुष्टा है, उनके हृदय में दया ममता नहीं है। और अंत में उसने कहा, हे भगवान और फरिश्तों, और तब तकिए पर उसका सिर लुक गया और वह सदा के लिए चला गया। अनास्तेसी आए जरूर, लेकिन बहुत देर में। उसने अपने पिता का हाथ चूमकर कहा, पिता, मुझे क्षमा करो। गोरियो का अंतिम संस्कार भिखमगों का सा हुआ। उसके अभिजात दामादों ने उसमें खर्चा देने से इनकार कर दिया। कानून और डॉक्टरी के विद्यार्थियों ने कुछ रुपया इकट्ठा किया, लेकिन यूजीन और उसके सेवक के अतिरिक्त किसी को भी दफनाते वक्त अफसोस नहीं हुआ। यूजीन अंतिम समय में केवल एक प्रार्थना कर सका। यूजीन उसके बाद बहुत उच्च स्थान पर चढ़ गया और उसने देखा कि नगर के धनी मानी और फैशनेबल लोग किस प्रकार रहते थे। और फिर उसने कहा, अब हम लोगों का युद्ध कठोरता और कट्टरता से चलेगा। और उसके बाद वह डेल्फिन के साथ खाना खाने चला गया। प्रस्तुत उपन्यास में बाल्जाक ने तत्कालीन समाज के खोखलेपन पर भयानक व्यंग्य किया है। कुल गर्व की विषमता उसने प्रकट की है और यह भी बताया है कि मनुष्य किस प्रकार अपनी महत्ता के कारण अनर्थों को जन्म देता है और परिवार की सीमाएं किस प्रकार उसे सदसद विवेक से दूर कर देती है। बाल्जाक ने कई चरित्र खड़े किए हैं। यद्यपि सब अलग अलग है, फिर भी वे एक दूसरे से गुथे हुए से है। अपनी उलझनों के बावजूद प्रस्तुत उपन्यास समाज पर गहरा प्रभाव डालता है।